नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 25 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। हमारा जो आज का डिस्कशन का पहला टॉपिक है, ये टॉपिक है कि भारत ने चीनी नागरिकों के लिए ना पर्यटन वीज़ा को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, ये जो वीज़ा वाला अभी चल रहा है, इसको लेके ये चीज़ हुआ था कि अभी हाल ही में ना चीन ने भारत के जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट आए थे उनके लेके कोई चीज़ें उन्होंने वीज़ा को स्पष्ट किया था, मंजूरी नहीं दी थी। छात्रों को यहाँ आने के लिए मंजूरी नहीं दी थी। जब उन्होंने छात्रों के लिए आने की मंजूरी नहीं दी, तो उसी के एवज में उसने क्या किया, भारत ने क्या किया, अभी पर्यटन जो वीज़ा होता है उसको सस्पेंड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ जान लीजिए कि ये चीज़ें ऐसे हुआ है। तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको लेके इन्होंने छात्र को क्यों नहीं देंगे, इसको लेके अभी इन्होंने प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस कारण से भारतीय छात्रों को हम यहाँ आने का अनुमति नहीं दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कि MI जो हेलीकॉप्टर है, MI-17 हेलीकॉप्टर को क्या किया जाएगा, इजरायली स्पाइक जो मिसाइल है उसके साथ लेस किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों को क्या किया जाएगा, मिला के इसको लेस किया जाएगा, जिससे क्या होगी कि इनकी गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा और यह 30 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को टारगेट कर सकता है। ठीक है, और यह चीन की ओर संभावित खतरे को भी मद्देनजर से कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, इसको लेके बातें चल रही थी कि बहुत दिनों से चल रही थी कि इसको अपडेट किया जाए, तो इसको सारी चीज़ों को अपडेट करके मिसाइल को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेस किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। इस पेज के अंतर्गत आर्टिकल है वो है कि दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून को प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये वेंकैया नायडू का स्टेटमेंट है। हमें ना आज दल बदल कानून को ना डिटेल में डिस्कस करना है अपना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं उसमें एक आपको क्वेश्चन भी दूंगा लिखने के लिए। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। राइट, अब क्वेश्चन उठता है, सबसे पहला चीज़ है कि दल बदल कानून होता क्या है। देखिए, दल बदल कानून जो था उसको मैं पहले समझाऊं। ठीक है, ये जो दल बदल कानून था, एक सेकंड, दल बदल कानून जो विरोधी कानून था वो क्यों लाया गया था, लाया किस इसलिए किया गया था, मतलब मान लीजिए कि ये दल है, दल ए मतलब मान लीजिए बीजेपी, ठीक है, ये मान लीजिए कांग्रेस है। अब इनके सदस्य ने क्या बीजेपी से सदस्यता ले ली कि किसमें, कांग्रेस में, तो इनके पार्टी इसमें चली गई। अब मान लीजिए कि बीजेपी का सत्ता में ज़्यादा सीटें नहीं था और ये 2 ही सीट से क्या थे, ज़्यादा थे, मतलब सरकार बनाए हुए थे। अब 2 इधर से चले जाएंगे, 3 इधर से चले जाएंगे, तो इनकी सरकार तो गिर जाएगी। राइट, सरकार गिर जाएगी, उनके पे चला जाएगा, वो इनको ऑफर देगा कि आप आ जाओ, मैं आपको मंत्री पद दे दूंगा। राइट, तो इसलिए वो क्या करते थे, इधर से उधर दल बदल होता रहता था। तो दल बदल मतलब होता है कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना। राइट, तो ये चीज़ें क्यों लाया गया, एक्चुअली किया हुआ था ना 1970 तक, ठीक है, 60 के दशक के बाद सरकार में हमारी जो लोकतांत्रिक सिद्धांत होती है ना, वो राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश को ना खोने की अनदेखी करने लगा और जोड़ तोड़ की सरकार बनना स्टार्ट हो गया था। जिसमें एक एग्जाम्पल है 1960 से लेकर 70 के दशक में आयाराम गयाराम की राजनीति चालू हो गई थी। आयाराम गयाराम राजनीति इसलिए चालू हुआ था कि 1967 में हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल ने 15 दिन के अंदर 3 बार दल बदल किया, इधर गए। तो 3 बार जब इन्होंने अदल बदल किया, तो इसीलिए इस नाम को यहाँ पे ना ये आयाराम गयाराम की राजनीति कहना लोगों ने चालू कर दिया। तो इससे क्या होता है कि सरकार की अस्थिरता होती है। और जब आपको पता है कि सरकार की अस्थिरता होगी, सरकार को पता ही नहीं होगा कि हम कितना दिनों तक यहाँ पे है, तो सरकार ना तो कोई कठोर कानून बना सकती है, ना ही कोई प्लान बना सकती है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आए। तो हमारी देश की भी स्थिति क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लम में चली जाती है। राइट, तो उससे क्या होता है कि जनादेश का उल्लंघन होता है। अब देखिए, जनता ने चुन के तो बीजेपी को भेजा, मान लेते हैं, अब बीजेपी की सरकार गिर गई। अब सरकार इन्होंने क्या किया, पहले तो ये बीजेपी की सीट से लड़े थे, अब बाद में कांग्रेस में चल गए, लेकिन जनता ने क्या किया था, बीजेपी को मान लीजिए ना सेलेक्ट किया होगा। राइट, तो ये जनता के जनादेश को तो उल्लंघन किया गया ना यहाँ पे, तो ये होता है। ठीक है, इसीलिए 1985 में दल बदल कानून लेके आया गया था। ठीक है, दल बदल कानून 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, जिसे हम दल बदल विरोध कानून के नाम से जानते हैं। इसको संविधान में 10वें अनुसूची में डाला गया है। कौन से अनुसूची में, 10वें अनुसूची में, आप याद रखेंगे।
ठीक है, दल बदल विरोधी को रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भारतीय राजनीति में दल बदल की जो कुप्रथा है ना उसको समाप्त करें, और 70 के दशक में जो पूर्व 70 के दशक से जो पूर्व हमारी अस्थिरता थी, राजनीति जो थी, उसको भी यहाँ पे खत्म करने की बात की जा रही थी। ठीक है, दल विरोध के कारण जो प्रावधान हुआ था उसमें क्या था कि जनादेश को आयोग ठहराया जाएगा। ठीक है, जनप्रतिनिधि को आयोग ठहराया जाएगा। कब आयोग ठहराया जाएगा? उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। पहला ये है कि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे। ठीक है, छोड़ देता है तब। उसके बाद कोई निर्दलीय, ठीक है, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब। उसके बाद है किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट डाला जाए। ठीक है, वोट किया जाता है तब। उसके बाद कोई सदस्य स्वयं वोटिंग से यदि अलग हो जाए, मान लीजिए कोई वोटिंग चल रही है, इन्होंने यहाँ से वोटिंग से अलग होने के बाद की, तो इन पे भी दल बदल लग सकता है। उसके बाद है कि जो मनोनीत सदस्य है, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो 6 माह के बाद, ठीक है, 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में यदि शामिल हो जाता है तो उसको भी दल बदल कानून के तहत लाया जाता है, उनको भी आयोग ठहराया जाता है। अब आयोग ठहराने की शक्ति किसके पास है? तो आयोग ठहराने की जो शक्ति है वो सदन के अध्यक्ष के पास है। ठीक है, और सदस्यों को आयोग ठहराया जा सकता है, सदन के अध्यक्ष और उसको आयोग ठहराया जा सकता है। उसके बाद है दल बदल के लिए कुछ प्रावधान जो है वो अपवाद भी है। किसके ऊपर नहीं लग सकता है? ये उसके ऊपर नहीं लग सकता है और ये घोषित नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि 2 राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, इन्होंने आपस में विलय कर लिया, आपस में इन्होंने एक पार्टी में विलय कर लिया, तो इन पे नहीं लगेगा। यदि कोई पार्टी है उसका 2/3 से अधिक जो है विधेयक जो है वो दूसरे पार्टी में यदि विलय करता है, फिर उस पर भी ये कानून नहीं अप्लाई होगा। राइट, अभी हमने बता दिया क्यों लाया गया था। अब हम बताते हैं कि इसके पक्ष में क्या क्या चीज़ें दी जाती है। दल बदल कानून के पक्ष में क्या क्या तर्क है? पक्ष में ये तर्क है कि राजनीतिक दल की जो सदस्य है ना, ठीक है, उनको दल बदल को रोक के सरकार को स्थिरता प्रदान करना। मतलब कि सरकार जो है ना एक एस्टेब्लिश हो, मतलब कि स्थिर हो। ये नहीं कि सरकार को पता नहीं कि हम कितने दिन चल रहे हैं, सरकार 2 महीने में गिर जाए, सरकार 1 महीने में गिर जाए, तो ऐसे जो चीज़ें हैं ना उसको कम करना। ठीक है, उसके बाद है जो धन और लोक लुभावन वाला जो कार्य चल रहा था ना, उसको आशावादी राजनीति, उसको रोकना है। ठीक है, आशावादी जो कार्य चल रहा था उसको भी रोकना है। उसके बाद है विपक्ष में तर्क क्या दिया जाता है? विपक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि देखिए संवाद और संस्कृति का जो है ना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लोकतंत्र में। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इस तरह की बात होती है तो पार्टी की ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, पार्टी गाइडलाइन का ज़्यादा हो जाता है, किंतु विचारधारा नहीं होता है, नहीं सुना जाता। राइट, अब मान लीजिए कि हर एक विधेयक को किसी भी चीज़ों पे ना हो सकता है कि कोई ए पॉइंट है, ठीक है, इसको लेके चल रही है। अब ये जो है इनके क्षेत्र के खिलाफ वो चीज़ें हैं, लेकिन ये बीजेपी के नेता है और बीजेपी ने इसको लेके आया है, तो ये इनको ना चाहते हुए भी वोटिंग करना पड़ेगा। यदि वोट से अलग होते हैं, यदि इसके विपक्ष में वोट डालते हैं तो इनके ऊपर दल बदल लग जाएगा। तो मतलब कि अपना जो एक होता है ना सदस्यों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो प्रभावित होता है इन चीज़ों से। ठीक है, ये चीज़ें दिया जाता है इसके विपक्ष में। और बताया जाता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन लोकतंत्र होता है, ठीक है, वो जो सत्ताधारी है जनता, वो बहुत ज़्यादा इसमें काम आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र का सत्ता के जनता के लिए, जनता के द्वारा ख़त्म होके पार्टी का शासन आ जाता है। ठीक है, कोई दलों का शासन हो जाता है। आप दुनिया में देख सकते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ें समस्या नहीं है, ये सिस्टम भी नहीं है। जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सारे में भी इसको लेके कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अब बात किया जाता है कि विभिन्न समिति इसके लेके क्या कर रही है। तो विभिन्न समिति में देखेंगे कि दिनेश गोस्वामी समिति बनाया गया था 1990 में चुनाव के सुधार के लिए। ठीक है, चुनाव सुधार के लिए। तो दल बदल कानून के तहत क्या है कि प्रतिनिधि को आयोग ठहराने के लिए जो निर्णय है ना, वो इन्होंने बोला कि ये फैसला दिए कि सुझाव दे कि चुनाव आयोग के सलाह पे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये फैसला होना चाहिए, ना कि सदन के अध्यक्ष के पास। सदन के अध्यक्ष के पास ये फैसला नहीं होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? ये राष्ट्रपति, चुनाव आयोग की सिफारिश से राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये फैसला होना चाहिए। उससे क्या होगा कि उन्हीं को आयोग ठहराया जाए। ठीक है, मनोनीत सदस्यों को आयोग ठहराया जाए यदि वो किसी समय किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि 6 महीने का कोई टाइमलाइन हटाइए, वो कभी भी यदि किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके ऊपर ये कानून लाया जाना चाहिए। उसके बाद है विधि आयोग की 170वीं, ठीक है, रिपोर्ट। विधि आयोग का 170वीं रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट बताती है कि
चुनाव से पूर्व 2 या 2 से अधिक पार्टियों का यदि गठबंधन होता है तो उसके तहत मान लीजिए कि आज के डेट में कि ए पार्टी और बी पार्टी दोनों राजनीति जो चुनाव लड़ी तो दोनों गठबंधन के साथ लड़ी थी, ठीक है। तो इसको राजनीति और चुनाव आयोग के द्वारा इसको एक पार्टी माना जाए, ठीक है। इसको एक पार्टी, दोनों को अलग नहीं माना जाए। यदि आप दोनों अलग होंगे तो उस समय में भी ये चीज़ें लागू हो सकता है। उसके बाद है व्हीप। व्हीप केवल मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरे की स्थिति होती है ना, तब जारी करना चाहिए। व्हीप मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। व्हीप मतलब होता है कि राजनीति पार्टी क्या करती है, व्हीप जारी कर देती है। व्हीप जारी करना का मतलब होता है कि ऑर्डर जारी करना, उस टाइम में आपको आना ही आना पड़ेगा, राइट। आप मान लीजिए पर्टिकुलर ए है, बीजेपी ने क्या किया कि अभी व्हीप जारी कर दी कि सभी को 10 तारीख को पहुंचना है सदन के अंदर। अब इसमें जिसको पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, व्हीप जारी कर दिया। तो व्हीप जारी करना मतलब कि एक आदेश देना, ऑर्डर देना, कड़ी ऑर्डर देना कि आपको आना ही पड़ेगा, तो उसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद है चुनाव आयोग का ये मत था, चुनाव आयोग ने इसने के लिए कहा था कि इसको लेके ना बाध्यकारी जो सलाह है ना वो किसके ऊपर हो, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर, ठीक है, 10वीं अनुसूची के लेके। तो ये भी बात की जाती है। उसके बाद है कोई तो, ठीक है, दिल्ली का जो मामला गया था कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बताया, उन्होंने फैसला दिया था। ये 93 में मामला गया था, फैसला दिया गया था कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है ना, उनकी जो निर्णय है वो अंतिम नहीं होगा, उनका निर्णय अंतिम नहीं होगा। इसको लेके आप क्या कर सकते हो, न्यायपालिका में, ठीक है, न्यायिक पूर्वालोकन कर सकते हैं, मतलब न्यायालय में आके इसके मामला को आप दर्ज करवा सकते हैं। 10वीं अनुसूची से सदन या राज्य विधानसभा के सदस्यों में निर्वाचित सदस्य, ठीक है, का हनन नहीं होना चाहिए। ये बताते हैं कि अनुच्छेद 105 और 194 है, इसके तहत जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, उसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद आगे की राह में क्या बताया जाता है, आगे की राह में ये बताया जाता है कि देखिए एक नैतिकता के रूप में आप देखें तो हमारा जो इतिहास था, आया राम गया राम, इसमें कहीं ना कहीं दल बदल जो है ना अंकुश लगाया है, ठीक है। लेकिन परंतु हालांकि कुछ अभी जो हाल के वर्षों में आप कर्नाटक देख सकते हो, मणिपुर देख सकते हो, बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने के लिए मिला था जिसमें कानून को, अस्तित्व को कई बार खतरे में फिर से डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वर्तमान स्थिति यह है कि जो दल के जो अंतर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा होती है ना, वो चर्चा अभी क्या हुआ है, ख़त्म हो चुकी है। मतलब किसी राजनीतिक पार्टी के दल के अंदर लोकतांत्रिक चीज़ें ख़त्म हो चुका है। जो शीर्ष के कुछ नेता है ना, टॉप लीडर 4-5, वही उसका फैसला लेते हैं। तो इसको भी आपको बहाल करने की ज़रूरत है। उसके बाद समिति द्वारा जो सिफारिश दिया गया था, जैसे गोस्वामी समिति, चुनाव आयोग, लॉ कमीशन, ये सब जो भी सिफारिश दिया था, उस पर हमें गंभीरता से सिफारिश को मानना चाहिए और उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और समय के साथ हमें सुधार करने की ज़रूरत है। उसके बाद संशोधन कर संविधान में जो एक चीज़ जोड़ा जाना चाहिए कि यदि किसी के ऊपर, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके ऊपर यदि दल बदल लगता है तो इनको कम से कम 6 साल तक चुनाव लड़ने से क्या करना चाहिए, आयोग घोषित करना चाहिए कि ये चुनाव 6 सालों तक नहीं लड़ सकते। तो इससे ये होगा ना, लोग क्या करते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में गए और कांग्रेस से इनको टिकट मिल जाता है, ये चुनाव लड़ते हैं, तो इनकी तो मनोबल बढ़ जाती है ना। आप ऐसा करो कि इनको चुनाव लड़ने से मना कर दो 6 सालों के लिए, तो ये ऑटोमेटिक वो काम नहीं करेंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून का वर्णन करते हुए उनकी प्रासंगिकता और मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है आंसर राइटिंग वाला, या फिर हमारा नंबर 7059779271, इस पर भी हमें आप टेलीग्राम कर सकते हैं या मैसेज कर, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपना आंसर लिख के। तो ये आंसर आप ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा क्योंकि हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं मिलेगा। एक आर्टिकल जो है देखिए एडिटोरियल वाला है, ये मानव अधिकार का खड़ी खोटी वाला चीज़ें है, तो ये अब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इस पर एडिटोरियल आया तो कुछ ज़्यादा डीप में नहीं है, यदि आपके पास समय है तो इसको आप पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल में ना मैंने पढ़ा, इसमें एक चीज़ राइटर बताते हैं कि शिक्षा जो हमारी नीति है ना, उसके समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है। वो चुनौती जो है ना, ये शिक्षक के लेके बात करते हैं। हमारे यहाँ पे ना शिक्षक की संख्या बहुत कम है। जैसे आप देख सकते हैं, ये बताते हैं कि आने वाला जो पीढ़ी है,
ठीक है, उस शिक्षा को लेके ही आवश्यकता है, एक आवश्यक अंग है। क्या क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, ये भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। कोविड के टाइम में आप देख सकते हैं कि बच्चे के साथ साथ युवा को भी सबसे ज़्यादा हानि हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नई शिक्षा जो नीति लागू की गई है, उसमें क्या है कि हर पक्ष को शामिल किया जाएगा, लेकिन ये 2 सालों में पता चल जाएगा कि आने वाले समय में कैसे नीति रहता है, शिक्षा को लेकर क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होता है। इसमें राइटर कुछ फैक्ट बताते हैं कि हमारे देश में अभी 1.508 करोड़ स्कूल है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो कि 97 जो है, ठीक है, 97 लाख अध्यापक है, राइट, और 26.5 जो करोड़ बच्चे हैं, राइट। उसके बाद इसमें ये बताया जाता है 1.87 यानी कि 62% प्राथमिक शिक्षा में है, ठीक है। उसके बाद 10 लाख से अधिक स्कूलों में अध्यापकों, ठीक है, कि पद अभी भी खाली हुए। तो ये राइटर एक ही चिंता जता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है कि शिक्षक का पद बहुत ज़्यादा खाली है। तो शिक्षक का पद खाली रहेगा तो शिक्षा आप डिलीवर कैसे कर पाओगे, शिक्षक तो को भरना तो पड़ेगा। तो राइटर यही चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे हैं, बार बार चीज़ें वही बता रहे हैं कि शिक्षकों की किस तरह से चीज़ें करना चाहिए। थोड़ी सी दिल्ली मॉडल पे बात करते हैं कि दिल्ली मॉडल में अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें आई है, डेवलप हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी शिक्षकों का ना अभी भी जो है ना कोई नियमित अध्यापक की कमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, तो उतना डिटेल से कुछ चीज़ें एनालिटिकल वे में निकल के आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में एडिटोरियल में नहीं है, इस पेज में है कि हमने लैब टू लैंड वाला चीज़ें किया था कि लैब में आपको टेस्टेड किया जाएगा, उसके बाद लैंड में यहाँ पे उतारा जाएगा, जिससे कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो दलहन की चीज़ है या कोई भी क्वालिटी का चीज़ हो, चावल हो, गेहूँ हो, उसको क्या जाए टेस्टेड के साथ ज़मीनी स्तर पे उतारेंगे, जिससे कि हमारा चीज़ें डेवलप हो सकता है, राइट। उसके बाद है गुणवत्तापूर्ण होगा और जिससे कि वर्ल्ड लेवल पे इसका डिमांड होगा तो हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे, बस सिंपल सा चीज़ें यही था। उसके बाद है जीएसटी परिषद के बारे में बताया जाता है कि जीएसटी परिषद क्या होता है। चलिए इसको जानते हैं डिटेल में। जीएसटी परिषद जो होता है, ये जो पीडीएफ है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यदि आप ज्वाइन हैं तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। ये जो जीएसटी परिषद है, देखिए जीएसटी बना तो उसको लेके एक परिषद बनाया गया। इस परिषद में क्या है, जितने भी राज्य हैं ना, उस राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं ये इनके सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्र के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और यह जो है यह क्या है, अब सब बता सकते हो कि संविधिक निकाय है, संविधिक निकाय के तौर पे माना जाता है। और अनुच्छेद 279A के तहत ये संवैधानिक न्याय दर्जा इसको मिला था, ठीक है, संवैधानिक न्याय के रूप में दर्जा मिला था। ये संविधिक निकाय के रूप में भी इसको माना जाता है, राइट। तो इस चीज़ों को आप बता सकते हैं। तो इसमें कौन सदस्य होते हैं, सदस्य जो होते हैं राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, और केंद्र के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, समय समय पर इसका मूल्यांकन करने के लिए ये एक्चुअली बैठक करते रहते हैं और इस पर इनका काम चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस किया डिटेल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास यदि कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है, और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप गाइडेंस के साथ सेल्फ स्टडी के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एक्चुअली जीरो स्टेप से हम चालू करते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको पहले सिलेबस की समझ और सारे चीज़ों को किस तरह से डेवलप करना चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए 7059779271 पे हमें आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।